हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद हम लोग डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल सीखेंगे और उसमें कई सारे आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं, जो AIEEE यानी आपके जेई मेंस में और नीट में डायरेक्ट आपको क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे निकाल करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर सीखेंगे और पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप बराबर से लेक्चर को सुनिए, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद उसको आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, तो आज हमारा मुद्दा है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए गिवन स्फीयर। एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने और स्फीयर टच कर रहे हैं। यहां पर स्फीयर का मतलब है आपका पार्टिकल, पार्टिकल यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर एटम मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। दो एग्जांपल्स देता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और नियरेस्ट नेबर क्या होता है। अभी समझाऊंगा मैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है ना, ये ऐसे टच कर रहा है इसको। तो ऐसे मिला करके मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे मिला करके ये वाला जो ए वाला स्फीयर है, इसको और कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, इसको 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्या है, 6 है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक पर्टिकुलर स्फीयर को जितने स्फीयर्स टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। और ये जो यहां पर स्फीयर्स है ना, ये फर्स्ट लेयर वाले, इनको कहा जाता है नियरेस्ट नेबर। क्या कहा जाता है? नियरेस्ट नेबर, सबसे नजदीकी वाले पड़ोसी। समझ आ रहा है? ठीक है ना, तो नियरेस्ट नेबर, बात समझ में आती, क्लियर है। अब मैं सेकेंड लेयर अगर बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जो लेयर के स्फीयर्स होंगे इनको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है। तो जो पहली लेयर जो उसको टच करी वो क्या है, नियरेस्ट नेबर्स है। तो ये पहले वाले एटम्स क्या, पहली लेयर के एटम्स नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। सेकेंड वाले लेयर के एटम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, थर्ड वाले के N3, फोर्थ वाले के N4। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये भी आपको समझ में आ गया कि नियरेस्ट नेबर किसको कहते हैं, जो उसको टच कर रहे हैं वो वाले एटम्स क्या कहलाएंगे, नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 10 कमरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कमरे आपके पास मान लीजिए। ठीक है, तो फिफ्थ वाला अगर मैं क्या करता हूं, रूम लेता हूं फिफ्थ वाले का, तो फिफ्थ वाले रूम के नियरेस्ट नेबर बताओ कौन है, ये 4 और ये क्या है 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिफ्थ वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि वो 2 को टच कर रहा है। बात समझ में आ रही? फिफ्थ वाला 2 को टच कर रहा है, तो मैं कहूंगा फिफ्थ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और इसके नियरेस्ट नेबर कौन है, 4 और 6। इसका 3 और 7 बताओ क्या होगा, 3 और 7 इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। उसके बाद 2 और 8 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक पर्टिकुलर आपके पार्टिकल को, एटम, आयन या मॉलिक्यूल को जितने आपके दूसरे पार्टिकल टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। पहली चीज, जो उसको टच कर रहे हैं उन एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है नियरेस्ट नेबर। अगली लेयर वाले को क्या कहा जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। उसके बाद वाले को जाना ही नहीं होता है, 2 तक ही आप लोग सफिशिएंटली आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे आगे आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को समझ में आया। अब क्या, जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड में पैकिंग करते हैं, सॉलिड में जब पैक करते हैं एटम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते वक्त भी क्या होता होगा, एक पर्टिकुलर एटम जो होता होगा, एटम एग्जांपल के तौर पे, तो कोई हमने पर्टिकुलर एटम लिया तो वो भी क्या करता होगा, कुछ और एटम्स को टच कर रहा होगा। तो हम लोगों को ये पता करना है कि जो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, क्यूबिक यूनिट सेल कितने हैं, 3। कौन कौन सा, SCC, BCC, FCC, वो तीनों में
कितना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एससीसी के एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बीसीसी के एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और एफसीसी के एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। समझ आया, क्लियर है। तो ये हमारा आज का असल मुद्दा है कि क्यूबिक यूनिट सेल में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसके एटम्स का क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। मतलब क्या, एससीसी का एक एटम बाकी कितने एटम को टच कर रहा है, बीसीसी का एक एटम बाकी कितने एटम को टच कर रहा है, और एफसीसी का एक एटम बाकी कितने एटम्स को टच कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये अपने को बेसिकली आज क्या करना है, आज हमने को देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डेंसिटी कराऊंगा, उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है, वैसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोग देखिए। आइए, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए भाई इसको देखते हैं। भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसके अंदर, बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते। जैसा मैंने आपको बताया था ना, वो नींबू वाला, नींबू को आधा काटो, 8 पार्ट में काटो। अगर आपको वो समझ में आ गया है, प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे, नोट्स बनाए हैं, यह समझना आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला हमारा एससीसी है। सबसे पहला कौन सा है, एससीसी। तो एससीसी में क्या होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने, क्या होता है एससीसी में, बताओ जल्दी से। एससीसी में हर सिर्फ कॉर्नर पे क्या होगा, हर कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर के एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं। ये पहले भी बताया था आपको मैंने। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मैंने पहले भी क्लियर करवाया था, ये है ना, ठीक है। इसको हम लोग शेड कर देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप एससीसी बनाना सीख जाओ। बीसीसी, एफसीसी बनाना मुश्किल होता है थोड़ा, तो वो तो आपको मैंने इमेजिन करने का तरीका बता दिया था कि आपको क्या करना होता है। एक पूरा नींबू डालना है एक बार में, और एक बार क्या करना है, 3 नींबू को 6 पार्ट्स में कट करके क्या करना है, आधा आधा नींबू क्या करना है आपको, बेसिकली इस पे फेसेस पे लगाने हैं, तो एफसीसी बन जाता है। और पूरा डालेंगे तो बीसीसी बन जाता है। वो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। लास्ट सेक्शन नहीं देखा है तो जा करके देखो, पहले उसको अच्छे से पढ़ो, पूरा सीक्वेंस में पढ़ा है मैंने पूरा। अगर लेक्चर प्रॉपर्ली देखोगे, चैप्टर यहीं का यहीं याद हो जाएगा आपको, क्लियर है। आइए, तो अब यहां पर जो है इसको समझने की कोशिश करो कि अगर हम लोग ये कॉर्नर वाला एटम लेते हैं, ये वाला जो आपको 1/8 पार्ट दिख रहा है ना एटम का, तो ये वाला अगर हम लोग लेते हैं तो बताओ कितनों को टच कर रहा है। ये देखो, ये इसको टच कर रहा है, इसके साथ में टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, और ये इसको भी टच कर रहा है। 1 को टच कर रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, ये 2 को टच कर रहा है, और साथ साथ में 3 को टच कर रहा है। ये इसको टच नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये 1 को टच कर रहा है, ये कॉर्नर वाला, ये 1 को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है, और 3 को टच कर रहा है। अब क्या सॉलिड में क्या एक यूनिट सेल होता है? आंसर है नहीं। कितने होता है? एन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं उसमें, तो बहुत सारे यूनिट सेल्स होते होंगे। मतलब यहां पर एक डब्बा मैंने बनाया है, एक यूनिट सेल। ऐसे डब्बे यहां पर भी है, डब्बे यहां पर भी है, डब्बे यहां पर भी है। मतलब क्या, ये एक्स में भी है, डब्बे वाई में भी है, डब्बे जेड में भी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इसका मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, उसमें से मैंने क्या कर दिया, एक यूनिट सेल लिया। तो डब्बे ऐसे फैले रहे, ये यूनिट सेल ऐसे भी है, यूनिट सेल ऐसे भी है, यूनिट सेल ऐसे बाहर भी आ रहे हैं। तो अगर ये डायरेक्शन में एक को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में भी क्या होगा, कोई और एक यूनिट सेल होगा, तो उसके एटम को भी तो टच कर रहा होगा। अगर ये 1 है तो इसको मैं क्या बोलता हूं अभी 4। समझ आ गया। यहां अगर टच कर रहा है तो उल्टे डायरेक्शन में भी टच कर रहा होगा, यहां पर भी एक यूनिट सेल है। समझ आ गया। उसके बाद क्या, अगर ये डायरेक्शन में टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसके ऊपर भी जो डब्बा होगा, यानी ऊपर वाले एटम को भी टच कर रहा होगा, 5। समझ आया, क्लियर है। उसके बाद अगर 2 को टच कर रहा है तो इसके आगे भी तो एक डब्बा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, या इसके पीछे भी तो एक डब्बा होगा, इसके पीछे डब्बा होगा, इसका मतलब पीछे वाले को भी एक को टच कर रहा होगा। ऐसे हो गया 6। समझ आ रहा है। तो एक अगर हम लोग एटम की बात करेंगे तो एससीसी में, तो वो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 6 एटम्स को टच कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। देखो 1 2 3, अगर यहां टच कर रहा है तो उसके बाजू वाले यूनिट सेल में भी टच कर रहा होगा। अगर यहां टच कर रहा है, आगे वाले को टच कर रहा है, तो पीछे वाले यूनिट सेल के एटम को भी टच कर रहा होगा। अगर नीचे वाले एटम को टच कर रहा है तो ऊपर वाले यूनिट सेल के एटम को भी टच कर रहा होगा। इसका मतलब एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। समझ आया, क्लियर है। ये सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर एससीसी। बात समझ में आगे, क्लियर है। तो याद करना है आपको, एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है।
कोई भी एटम आप लेंगे तो वो 6 को ही टच करेगा। समझ आया, क्लियर है, याद कर लेना है आपको ये, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो अब मैं रब कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अभी अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को बीसीसी बनाना है अभी, ठीक है। बीसीसी कैसे बनाते हैं बोला था मैंने, क्या करोगे, बड़ा सा नींबू लोगे और क्या कर दोगे, ऊपर से क्या कर दोगे, इसके अंदर बैठा दोगे, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, साइड साइड में हो जाएंगे। तो बीसीसी में क्या हो जाता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो एटम्स है कॉर्नर वाले एक दूसरे को अब टच करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बताओ, टच करना क्यों छोड़ देंगे, अरे इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि बड़ा वाला जो अपना नींबू है, पूरा जो नींबू है, वो पूरा नींबू क्या करता है, जैसे इसके अंदर एंटर करता है, इसके अंदर जाके बैठ जाता है, तो ये ऊपर वाले चारों को दूर कर देता है, नीचे वाले चारों को भी दूर कर देता है। समझ आया, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कि बॉडी के सेंटर पे जो बैठा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे जो बैठा हुआ है वो कितनों को टच करेगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अब आपको ये तो इमेजिन हो गया बीसीसी कैसा है। एससीसी लो, पूरा बड़ा क्या कर दो, एक नींबू, नींबू यानी एटम ले लो, ऊपर से क्या कर दो, उसको यहां पर एंटर करवा दो, है ना। तो क्या होगा, ये जाकर के नींबू जैसे ही बैठेगा, जैसे ही अंदर जाएगा, तो नीचे वाले 4 पे जाके बैठ जाएगा, तो 4 को तो टच कर रहा है, और साथ साथ में वो इतना बड़ा है कि वो ऊपर वाले 4 को भी टच कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है ना। इन सबको दूर कर दिया, तो अब कॉर्नर वाले टच नहीं हो रहे, सब के सब कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं हो रहे, लेकिन सब के सब कॉर्नर वाले बॉडी सेंटर वाले को टच हो रहे। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो ये आपको इमेजिन करना है। तो मुझे बताओ बॉडी सेंटर वाले को कितने एटम टच कर रहे हैं, 8 एटम टच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का क्या हो जाएगा, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। समझ आया, इमेजिन कर पाए, ठीक है ना। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं, वो बेस्ट तरीका है इसको इमेजिन करने का। समझ आई बात, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया कि जैसे यहां पर क्या कर देंगे, ऊपर से पूरा नींबू डालेंगे, तो ये ऊपर के 4 को अलग अलग कर देगा, यानी दूर दूर कर देगा, और यहां करके 4 को भी क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। और ये जो बॉडी सेंटर वाला है वो क्या करेगा, 8 के 8 को टच करने लगेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब बोलेंगे सर बॉडी सेंटर वाले का 8 है, कॉर्नर वाले का क्या होगा, कॉर्नर वाले का भी 8 ही होगा। समझ आ गया, याद कर लो इसको, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, उसको भी इमेजिन कर सकते हैं कॉर्नर वाले के लिए, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8 ही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे एफसीसी। क्या पढ़ेंगे, एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो भाई इसी में होता है, एफसीसी में, ठीक है। चलो भैया उसको समझते हैं। एफसीसी में क्या होता है, क्या बोला था मैंने, कितने नींबू लोगे तुम, 6 नींबू लोगे। उसको कितने, 3 नींबू लोगे। 3 नींबू लोगे, क्या करोगे, उसको आधा आधा काटोगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारे पास एक पार्ट और दूसरा पार्ट ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया। उसका क्या करना है, कर्व पार्ट लेकर के ऊपर लगाते जाना है। समझ आ गया। तो अगर आप लोग अभी इमेजिन करेंगे, तो जैसे ही आप क्या कर देंगे, नींबू ऊपर लगाते हैं, है ना, यानी एटम का ये पार्ट ऐसे आप लगाते हैं, तो ये सबके सब कॉर्नर वाले जो टच कर रहे थे एससीसी में, वो टच करना छोड़ देंगे और सबके सब इसको टच करना शुरू कर देंगे। समझ आ गया, ऐसे होता है, ऐसे ये सबके सब इसको टच करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गया, आपस में टच करना छोड़ देंगे और इसको टच करना शुरू कर देंगे। समझ आ गया। तो इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, इमेजिन करो अभी कि आपने क्या कर दिया, आपने लिया एससीसी। इमेजिन करो आपने लिया एससीसी। एससीसी यानी क्या, सब 18 18 18 18 कहां थे, कॉर्नर पे थे। आपने क्या लिया, फिर आपने 3 नींबू लिए, आधा आधा उसको काटा और क्या कर दिया, कर्व पार्ट लेके एक ऊपर लगाया, एक को इस साइड पे, एक को इस साइड पे, एक इधर, एक नीचे। समझ आ गया। तो सब जगह आपने जैसे ही नींबू लगाए, तो जो चारों टच कर रहे थे पहले कॉर्नर वाले एससीसी में, जैसे ही आपने नींबू लगाया, सब क्या हो गए, दूर दूर हो गए। समझ आ गया। अब वो 4 किसको टच करने लगे, फेस के आधे नींबू को टच करने लगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब ये आपको समझ में आ गया। तो हर एक फेस पे वैसे ही हो रहा है। वो पहले जो टच कर रहे थे नींबू, आपने जैसे ही घुसाया तब क्या होगा, सबके सब दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो एक फेस के 4 जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में टच करना छोड़कर वो फेस के नींबू, आधे नींबू को टच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि पहले वो आपस में टच कर रहे थे, जैसे ही तुमने यहां पर नींबू लगाया, आधा नींबू लगाया, ये क्या हो जाएगा, सबके सबको क्या करेगा, सबके सबको दूर कर देगा और सबके सब इसको टच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फेस वाला टोटल अभी तो इस फेस में 4 को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आधा नींबू यहां पर भी होगा, आधा नींबू जो यहां पर होगा उसको टच करेगा, आधा नींबू यहां पर होगा उसको टच करेगा, आधा नींबू यहां का इसको भी टच करेगा और सामने वाला भी टच करेगा। मतलब क्या, मतलब समझो यहां वाला जो नींबू है, ये वाला नींबू ये वाले नींबू को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, ये वाला भी टच करेगा और फ्रंट वाला भी टच करेगा। समझ आ गया। यानी टोटल कैसा हुआ, इमेजिन करो, इमेजिन करो, सबसे अहम इमेजिन करना एफसीसी है।
आपने क्या कर दिया, सिंपल क्यूबिक लिया और उसके बाद क्या कर दिया, 3 नींबू को आधे आधे में काट के क्या कर दिया, 6 सबको क्या कर दिया, फेस पे लगा दिया। बार बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। सबको फेसेस पे आपने क्या कर दिया, लगा दिया। उसके बाद क्या हो गया, सबके सबको ये दूर करके क्या करता है, सब एक फेस वाले 4 के 4 जो है, एक फेस वाले जो 4 है वो सबके सब क्या करेंगे, आपस में टच करना छोड़ करके आपके फेस वाले आधे कटे हुए नींबू को टच करेंगे। तो एक फेस पे जो फेस सेंटर वाला है उसको 4 तो टच कर रहे हैं। उसके बाद आप अब यूनिट सेल के अंदर जाओ। यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से, नीचे वाला फेस छोड़ के कितने फेस बचे, ये ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाले तो हम लोग ने पहले ही बोला, नीचे वाले को छोड़ के आस पर ये वाले डायरेक्शन में 4 बचे, ये तो वो अंदर वाले जो है यूनिट सेल के नींबू, वो सब के सब क्या करेंगे, ऊपर वाले फेस के नींबू को, आधे नींबू को टच करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये नीचे वाला नहीं करेगा, नीचे वाला बहुत दूर है, ये समझ आ गया? ऐसे बता दूं मैं आपको, 1 2 3 और 4, तो ये 4 फेसेस के नींबू उसको टच करेंगे। तो ये 4 हो गए जो उसको टच कर रहे हैं, और ये फेस वाले 4 हो गए जो उसको टच करें, टोटल हो गए 8। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल होगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इमेजिन करो। समझ आ गया? ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा, उसमें भी आधे आधे नींबू अंदर होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका भी तो आधा पार्ट ऊपर ही होगा ना, इसको ये टच करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रंट वाला और बैक वाला। कुछ समझ आ रहा है? यानी ऊपर भी क्या है, 4 है। अब पूरा समराइज करते हैं। तुमने क्या कर दिया, एफसीसी लिया। अब इमेजिन कर पा रहे हो एफसीसी कैसे बना हुआ है ना? तो एफसीसी में क्या हो रहा है, एक अगर आपने फेस लिया टॉप वाला, तो फेस पे जो आपका आधा कटा हुआ क्या है, नींबू है, वो चारों को टच कर रहा है, और फिर यूनिट सेल के अंदर जो अंदर घुसे हुए फेसेस पे एटम है उनको टच कर रहा है। टोटल यहां पर क्या हो गए, 8। ऊपर वाले यूनिट सेल के फेसेस वाले जो अंदर आए हुए हैं उनको भी टच कर रहा है, तो यहां के 8, वहां के 4, टोटल मिलाकर के 12। अब इसको आप याद कर लेंगे कि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। समझ आया? क्लियर है? तो 3D में जितना इमेजिन करवा सकता था मैं उतना आपको करवाया है। आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एनिमेटेड, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एफसीसी समझ में आए कि वो कैसे हो रहा है। 4 इस प्लेन में, 4 यूनिट सेल के अंदर, और ये ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर 4, तो ऐसे टोटल मिलाकर के क्या होगा, 12 एटम्स को वो क्या करता है, टच करता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो समराइज करते हैं। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये तीनों आपको बता दिया मैंने। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका 8 और इसका 12। इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर अब आपने तो फेस वाले लिया, आप कॉर्नर वाले लेंगे तब भी आपको 12 मिलेंगे। समझ आ गया? वो भी 12 को टच कर रहा होगा, तो 12 ही होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? तो ये सब आपको बता दिया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब जो है इसके बाद इसको और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं इसकी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी उसकी जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें इसमें रिक्वायर्ड है, जो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है, वो हम लोग जैसी न्यूमेरिकल्स में आएंगे वैसे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस में करवा दूंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अब याद कर लेना है इसका। इसके बाद जो है अभी हम लोग का क्या बच गया टॉपिक, वो बच गया डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की डेंसिटी वो आपको क्या करनी है, अभी निकालनी है। ठीक है, तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, कंफ्यूजन होता है इसके डेरिवेशन में, एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनो। आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वो क्या होगा, वो होगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ में? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऐसे शॉर्ट में लिखा है इसको मैंने। अब सवाल ये उठता है कि आप ये मास को कैसे लिखेंगे, यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है उसका मास निकालना। कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे एक एटम का मास कितना है। अब मुझे बताओ, यूनिट सेल का मास मतलब क्या, एटम का ही आपको टोटल निकालना पड़ेगा, उसके अंदर मास कौन भर रहा है, एटम की वजह से ही मास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप एक एटम का मास निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है ना? तो आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला है एच क्यूब, ये उसका फॉर्मूला है।
बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आपके पास आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय एच का क्यूब, ये आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से, नेक्स्ट अभी जो है ना, अभी फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है, मैं डिराइव करूंगा मैं फॉर्मूला, ये चीज देखो ध्यान से। अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना है, मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलार मास। उसका और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ आया, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये मास अपॉन मोलार मास है। अब मैं क्या करता हूं, एक एटम लेता हूं, नंबर ऑफ एटम को मान लिया 1, ठीक है ना। तो यहां पर ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। अगर नंबर ऑफ एटम को मैंने 1 ले लिया तो यहां पर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही एटम है। यहां पर मास है, मतलब मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो ये जाएगा मास ऑफ 1 एटम, क्योंकि एक ही एटम मैंने लिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या होगा, मोलार मास को कैपिटल एम बोलता हूं। नंबर ऑफ एटम कितना माना है मैंने, 1 माना है, डिवाइड बाय क्या है, Na है। समझ आ गया, क्लियर है। तो देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम क्या आएगा बताओ, देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास क्या होगा, एक एटम का मास होगा आपका m अपॉन Na, ये आपके एक एटम का मास है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से तो एक एटम का मास कितना हुआ, एक एटम का मास हुआ आपका m अपॉन Na, ठीक है। क्या मिला, m अपॉन Na मिला, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां पर क्या कर देंगे, मास ऑफ 1 एटम की जगह क्या लिखेंगे, m अपॉन Na लिख देंगे। तो उसको अब मैं रब कर देता हूं, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या है बताओ, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z। आपकी टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कितना क्या लिया, उसको n लिया है। n नहीं लेना है, वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिया जाता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप उसको Z लो, जो हम लोग स्टार्ट से मानते आ रहे हैं, उसको Z लेना है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम क्या मिला, m अपॉन Na मिला। ये डेरिवेशन नहीं मिलता है, मैंने पूरा डिराइव करके दिया आपको कैसे आया वो, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना। डिवाइड बाय h का क्यूब, h क्या है, a का क्यूब। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर फॉर्मूला बनेगा z इंटू m डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू Na। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या बना, z इंटू m डिवाइड बाय a क्यूब इंटू Na। समझ आ गया, ये आपका आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। समझ आ गया। यहां पर बिवेयर ऑफ यूनिट्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, बिवेयर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स आप देखेंगे, दिस डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर सीसी, यानी क्या, जो भी मास होगा उसको आपको ग्राम में रखना है। जो भी आपका ये एज लेंथ है, एज लेंथ को या तो पिकोमीटर में देंगे, या तो वो आपको या तो आपको नैनोमीटर में देंगे, या तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में देंगे। आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। समझ आ गया, यूनिट का ध्यान रखना है। इसका आंसर किस में होना चाहिए, ग्राम पर सीसी। क्लियर हो गया, सीसी यानी क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवा दिया। स्कूल के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला, तो डेरिवेशन समझा दिया आपको मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। इसके बाद जो है ना, इसके बाद एक प्रॉब्लम आई थिंक दिया हुआ है आपकी बुक में, मैं प्रॉब्लम करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखिए, एक सेकेंड निकाल लूं जरा मैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, प्रॉब्लम जो है 1.1 जो है आपकी टेक्स्ट बुक का, वो करा देता हूं मैं आपको। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स एफसीसी क्यूबिक सेल्स। गोल्ड है, वही मेटल है हमारा, और ये क्या बना रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा है, एफसीसी, यानी अंदर जाकर के देखेंगे तो एटम्स जो यूनिट सेल है वो कैसा है, एफसीसी है। एटम फेस पे क्या है, अरेंज्ड है, और कॉर्नर्स पे भी अरेंज्ड है। उसके बाद द यूनिट सेल हैज एज लेंथ ऑफ 408 पिकोमीटर। समझ में आ गया, एज लेंथ दे दिया गया, सेंटीमीटर में रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये निकालना है। और मोलार मास ऑफ आपको गोल्ड दिया हुआ है 197 ग्राम पर मोल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी आपको निकालनी, कैसे निकालोगे, मैं भाई रफ कैलकुलेशन करके दूंगा, जैसे एंट्रेंस में करते हैं, लॉग से आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चले भी, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या है, z इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या है, a क्यूब इंटू एन ए। ध्यान रखना है ये सिर्फ क्यूबिक के लिए अप्लाइड है, समझ आ गया। कोई और यूनिट सेल होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दी यूनिट सेल आएगा, समझ आ रहा है। क्यूबिक है इसलिए a क्यूब आ रहा है, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, याद करवाया था मैंने। एससीसी में 1, बीसीसी में z का वैल्यू 2 और एफसीसी में 4, समझ में आ गया। एफसीसी में क्या है, 4, ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट जो है एम क्या है बताओ। एम जो है आपको क्या करना है, ये दिया गया है 197 डिवाइडेड बाय ए का क्यूब 408 पिकोमीटर। 408 पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से मेरे पास ये आया, तो ये कितना आ जाएगा, 408 द होल क्यूब इंटू 10⁻30 हो जाएगा। क्यूब करूंगा ना उसका मैं, इंटू इसके इंटू क्या होगा, इंटू देखो ध्यान से, इंटू एन ए है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 ले रहा हूं मैं, ताकि रफ कैलकुलेशन हो जाए मेरा, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो 4 इंटू इसको मैं ले लेता हूं 200 डिवाइडेड बाय ये जो है ना, इसको मैं ले लेता हूं 400, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। 400 इंटू 400 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है, क्लियर है। 4 और 4 भी कैंसिल, बचेगा क्या, 4 4 16, ये 10⁻4 27 -30 -3, तो 2 इंटू 10⁻3 बन जाएगा वो, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 6, ठीक है। ये अभी मुझे नजर आ रहा है ना। चलो भाई, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2000 डिवाइडेड बाय 6 36 यानी हो जाएगा 96। अप्रोक्सीमेटली इसको 100 मानो तो 2000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, दोनों कैंसिल, ये अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम पर सीसी, इसके आसपास ही आंसर होगा। आंसर है 19.27 किलोग्राम पर सीसी, उसको करेक्ट, हाँ, इंटू 10⁻3 किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 20 ग्राम पर सीसी, ये आपको मैंने क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल करके दे दिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर है, रफ कैलकुलेशन करके आप लोग उसको देखेगा। अब इसके बाद 2-3 आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं, और आज का लेक्चर हम एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद अभी हम लोगों ने डेंसिटी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ शॉर्टकट्स को देखेंगे, जैसे मोलार मास ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। देखो भी बहुत काम आएंगे तुमको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा इससे तुम्हारा, और डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला पता है ना तुमको, z इंटू एम डिवाइड बाय क्या होगा, एन ए इंटू ए क्यूब। तो बताओ m का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलार मास, m का फॉर्मूला क्या बनेगा, हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंटू क्या हो जाएगा, एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय z। समझ में आ गया, क्लियर है। ये दोनों आ जाएंगे, z नीचे आ जाएगा। अब बोले ये क्या मजाक किए सर, बेटा अभी बताता हूँ क्या किया मैंने, ये भी काम आएगा तुमको, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, ये हो गया, मोलार मास ऑफ यूनिट सेल तुमने निकाल लिया, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जो है अभी आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल। समझ आ गया, x ग्राम मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें काम आने वाला है ये, ठीक है। अब मोलार मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, यही मतलब होता है मोलार मास का। तो m मोलार मास में
यानी m ग्राम में Na पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होते हैं, है ना, Na पार्टिकल्स होते हैं। तो x ग्राम में कितने होंगे? दोनों साइड क्या कर दोगे तुम, x से मल्टीप्लाई कर दोगे, m नीचे आ जाएगा। तो x ग्राम में, ये आपका मास है, x ग्राम में कितने होंगे? Na/m इंटू x पार्टिकल्स होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो x ग्राम में कितने पार्टिकल्स है? Na/m इंटू x पार्टिकल्स हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब आप क्या कर दो, m का वैल्यू पुट कर दो यहां पे। समझ आ गया? इसलिए निकाला था मैंने वो, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूं, प्रॉपर नोट्स बनाओ उसके। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल। तो कितने पार्टिकल्स हैं, कितने आए? Na(x डिवाइडेड बाय m, और m का फॉर्मूला क्या है बताओ, अभी बताया तुमको मैंने। Na(x डिवाइडेड बाय m में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा m में? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताओ क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये क्या है आपके पास, z इंटू एम डिवाइड बाय क्या है, a क्यूब इंटू n, ये है ना, ठीक है। तो m क्या होगा बताओ जल्दी से, m होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा आपका a क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा आपका Na, डिवाइडेड बाय क्या होगा z होगा। समझ आ गया? Na और Na खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा अपने पास zx डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंटू a क्यूब। समझ आ गया? तो x ग्राम मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, zx डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंटू a क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके दे दिया, आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब इतने पार्टिकल में कितने यूनिट सेल होंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो भाई, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल, इतने पार्टिकल का तो x ग्राम ही है मास, तो उसमें अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल, ठीक है ना। तो मुझे बताओ z पार्टिकल्स में हमारे पास, ठीक है, एक यूनिट सेल होता है, यानी एक यूनिट सेल में z पार्टिकल होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे बोल दो आप, z पार्टिकल में एक यूनिट सेल, z पार्टिकल मिलकर के एक यूनिट सेल बनाते हैं, या एक यूनिट सेल में z पार्टिकल्स होते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि भाई इतने पार्टिकल्स में कितने यूनिट सेल होंगे। समझ आ गया? z पार्टिकल में एक यूनिट सेल है, तो इतने पार्टिकल में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इतने पार्टिकल में कितने यूनिट सेल होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड वो टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। zx डिवाइडेड बाय क्या है बताओ जरा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंटू a क्यूब, ये z पार्टिकल, इसको नीचे भेज देना, इतने पार्टिकल्स में 1/z इंटू वही टर्म वापस से यहां पे मल्टीप्लाई करो, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंटू a क्यूब, और ये क्या आपका यूनिट सेल। समझ आया, क्लियर है? तो इतने एक यूनिट सेल में z पार्टिकल है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो इतने पार्टिकल में कितनी यूनिट सेल है, तो वही टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। z और z क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल गया आपको, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल, x ग्राम मेटल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो गए, तो x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इनटू a क्यूब, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला बन गया। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है आपके किसमें, x ग्राम मेटल में, ठीक है। x ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल है, zx डिवाइड बाय तुम्हारे पास क्या है, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इनटू a क्यूब। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम का बता देता हूं मैं, वो क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर आपको निकालने, तो वॉल्यूम से कैसे रिलेट करोगे इसको, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है बच्चों, टोटल वॉल्यूम, तो क्या होगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। समझ आ गया? तो अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो जितने भी आपके पास यूनिट सेल है मल्टीप्लाइड बाय कितना, एक का यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देयरफॉर अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स,
नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम अगर मैं V मान लेता हूं और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल तो क्या होगा, A क्यूब होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब डायरेक्ट दिया था, एक एक फॉर्मूले को प्रॉपरली डिराइव करके दिया है मैंने आपको। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे जो है आपके शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके आप लोग क्या करेंगे, सो सॉल्व करेंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो अच्छे से उसको देखिए। फिर हम लोग कल के लेक्चर में क्या सीखेंगे, कल हम लोग वॉइड्स सीखने वाले हैं। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं इसके बाद वाले, समझे? तो बिल्कुल मिस नहीं करना है और बहुत अच्छे से उनको फॉलो करना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? चलिए, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ को शेयर करिए, हमारी मदद करिए आगे पहुंचने के लिए। ओके, थैंक यू।